चलिए हमारा चैप्टर क्या बेटा, अमालगमेशन ऑफ कंपनीज का अमालगमेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। ये एक्स लिमिटेड है कंपनी, ये लॉसेज सफर कर रही है, तो हम क्या करते बेटा, इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते, वाइंड अप कर देते बेटा, कर देते नहीं कर देते। एन इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, मतलब एक कंपनी के जो बंद होने की घटना होती है वो क्या कहलाती है बेटा, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज कहलाती है बेटा। कंपनीज का लिक्विडेशन कहलाएगी, क्या कहलाएगी, कंपनीज का लिक्विडेशन कहलाएगी। आज ये एक्स लिमिटेड है, लॉसेस सफर कर रही है, तो इसको क्या करा, वाई लिमिटेड ने टेक ओवर कर लिया, वाई लिमिटेड ने परचेज कर लिया। तो जरूरी नहीं है कि लॉसेस सफर करे। आज ये अगर कॉम्पिटिटिव मार्केट्स को खत्म करना चाहते हैं, लार्ज स्केल पर जाकर अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो दो कंपनी मिलकर क्या करती हैं, बिजनेस कर लेती है। तो उसमें एक को अपना एग्जिस्टेंस क्या करना पड़ता है, खोना पड़ता है। यही बात समझ में, बंद करना पड़ता है कुछ समय, यही बात समझ में। आज जैसे सिटीज में आके वोडाफोन ने किसको खरीदा, एक नया ब्रांड आगे दी है, बात समझ में नहीं आई, तो दोनों ने अपना एक एग्जिस्टेंस क्या कर दिया, खत्म कर दिया। एक नया ब्रांड आगे वी आई, राइट, है ना, कहने को वोडाफोन ही है, आइडिया नहीं है। आइडिया ने तो अपना बिजनेस किसको बेच दिया, अपना कस्टमर बेस किसको बेच दिया, वोडाफोन को बेच दिया। बट वोडाफोन आइडिया की गुडविल को यूज करने के लिए, आइडिया के कस्टमर बेस को यूज करने के लिए उसने नाम क्या रख रखा, वी आई है, वो वोडाफोन का नेटवर्क। यही बात समझ में, कोई दिक्कत। तो ये एक्स लिमिटेड है, इसको वाई लिमिटेड ने खरीद लिया, और वाई लिमिटेड ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी बेटा मार्केट में अपना पहले से ही एग्जिस्टेंस रखती है, मार्केट में अपना पहले से ही एग्जिस्टेंस रखती है। तो इस इवेंट को क्या नाम देंगे अपन बेटा, इस इवेंट को क्या नाम देंगे अपन, एब्जॉर्प्शन। यही बात समझ में, राइट। ये क्या कहलाएगी आपकी, ये क्या कहलाएगी आपकी वेंडर कंपनी, ये आपकी क्या कहलाएगी, परचेजिंग कंपनी कहलाएगी बेटा। क्या कहलाएगी, परचेजिंग कंपनी कहलाएगी। कोई दिक्कत, ये वेंडर कंपनी कहलाएगी, परचेजिंग कंपनी कहलाएगी, और घटना को क्या बोलेंगे अपन, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। ये आपको ऐसे भी देखने को मिल सकती है बेटा, ये एक्स लिमिटेड, ये वाई लिमिटेड, और दोनों को टेक ओवर किया किसने, जेड लिमिटेड ने। जेड लिमिटेड भी मार्केट में पहले से ही अपना एग्जिस्टेंस रखती है। ये दोनों अपना बिजनेस बंद करेंगे बेटा, वेंडर कंपनी, दोनों अपना बिजनेस बंद करेंगे वेंडर कंपनी, और ये बिजनेस खरीदेगी तो क्या कहलाएगी, परचेजिंग कंपनी कहलाएगी। और इस घटना को भी क्या नाम दिया बेटा अपन ने, एब्जॉर्प्शन ही नाम दिया। मतलब कहने का मतलब क्या है, वन एग्जिस्टिंग कंपनी वन और मोर बिजनेस को एक्वायर करेगी, तो इवेंट क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन कहलाएगी। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई कंफ्यूजन? चलिए आगे देखें। यस, ये एक्स लिमिटेड है, इसको ए लिमिटेड ने टेक ओवर किया, एंड ए लिमिटेड इज नॉट एग्जिस्टिंग कंपनी, नॉट एन एग्जिस्टिंग कंपनी। ए लिमिटेड क्या है, नई कंपनी है, नई मतलब ये बिजनेस में आई है, मार्केट में आई है, नहीं, लेकिन इसने एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को क्या किया, टेक ओवर किया। जिसको खरीदेगा वो तो एग्जिस्टिंग होगा, इसी पहले से चल रहा है। ये क्या कहलाएगी आपकी वेंडर कंपनी, ये आपकी क्या कहलाएगी, परचेजिंग कंपनी, और घटना को हम क्या बोलते हैं बेटा, अमालगमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमालगमेशन बोलते हैं, राइट। ये आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है, ये एक्स और ये दोनों को टेक ओवर किया एक्स वाई ने। एक्स वाई ये वेंडर कंपनी, ये वेंडर कंपनी, ये क्या कहलाएगी, परचेजिंग कंपनी कहलाएगी। और फिर इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, वही क्या बोलेंगे, अमालगमेशन ही बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या, नॉन एग्जिस्टिंग कंपनी अगर वन और मोर कंपनीज को एक्वायर करेगी तो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। और अगर एक नई कंपनी खरीद ली तो क्या बोलेंगे अपन। अच्छा, एक इवेंट और देखने को मिलती है आपको, ये एक्स लिमिटेड, राइट, रीस्टार्ट
रीस्टार्ट विद अ न्यू नेम, ये बंद होती है, और रीस्टार्ट होती है विद अ न्यू नेम, नया नाम रख लिया एक्स लिमिटेड। ये बात समझ में आया ना? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? कैरिड ऑन बाय सेम पर्सन इसको कैरी ऑन करें, ठीक है? ये क्या कहलाएगी? आपकी वेंडर कंपनी कहलाएगी, ये आपकी क्या कहलाएगी? परचेजिंग कंपनी कहलाएगी। और घटना को क्या नाम देंगे अपन बेटा? एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन नाम देंगे बेटा, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन नाम देंगे इसको। ये बात समझ में आया ना? और फिर मैं आपको एक बात और बता दूं बेटा, अल्टीमेटली ये जो पुराना बिजनेस है ये वाइंड अप में जाएगा, लिक्विडेशन में जाएगा। तो आपको लिक्विडेशंस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी देखनी है यहाँ पर। जब बिजनेस बंद होता है, कंपनी बंद हो रही है, तो कैसे ट्रीटमेंट होंगे वो भी देखनी है। और फिर एक बात और बोलूंगा मैं यहाँ पे कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है, जब वो एप्लीकेबल हुआ तो वो बोलता है ये भी अमालगमेशन है, ये भी अमालगमेशन है, ये भी अमालगमेशन है, ये भी अमालगमेशन है, ये भी अमालगमेशन है। मतलब अमालगमेशन एक कॉस्ट टर्म है, उसमें ये सारी इवेंट क्या हो जाएंगी? इंक्लूड हो जाएंगी। ये जो एब्जॉर्प्शन है, अमालगमेशन है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन है, ये S14 एप्लीकेबल होने से पहले टर्म्स यूज की जाती थी, हालांकि यूज तो अभी भी कर रहे हैं, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने क्या बोला कि ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ क्या है? अमालगमेशन। ये सब कुछ क्या है? और अमालगमेशन दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और दूसरा होता है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो पहले आप इसको ट्रीट कर, मतलब लिखिए इसको, फिर हम एक अमालगमेशन को इन द नेचर ऑफ मर्जर और इन द नेचर ऑफ परचेज कैसे डिफाइन करेंगे, क्यों डिफाइन कर रहे हैं, वो सब चीजें अपन सीखेंगे। लेकिन S14 क्या बोलेगा बेटा? ये भी अमालगमेशन है, ये भी अमालगमेशन है, ये भी अमालगमेशन है, ये भी अमालगमेशन है, ये भी अमालगमेशन। और अमालगमेशन कितने तरह का होता है? दो तरह का। कितने तरह का होता है बेटा? दो तरह का होता है। तो जल्दी से इसको नोट करें, फिर आगे बढ़ देंगे। अभी जो पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, वो 10 मार्क्स की थ्योरी आती है आपके। ये जो क्लास होगी हमारे 10 मार्क्स की थ्योरी आएगी बेटा, तो उसको आप ढंग से समझ लें, और बहुत इजी है, ठीक है?
ओके बेटा कंप्लीट। ऊपर ऊपर पूरा मिटा दूं। चलिए 20 AX लिमिटेड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन नाम चेंज कर दिया ना तुमने, X की जगह AX रख दिया नाम। नहीं कुछ नहीं करना, मतलब अंदर क्या होता है, आज कंपनी लॉसेस सफर कर रही है तो एक तो अपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा था तो वहां कंपनी बंद नहीं होती थी, हम वहां लॉसेस क्या करते थे, राइट ऑफ करते थे। क्या करते थे, कंपनी को इंटरनली क्या करते थे, रीऑर्गेनाइज करते थे। तो यहाँ पर भी वही काम करना है, बट कंपनी को वाइंड अप करके जो नई कंपनी स्टार्ट होगी ना, मतलब कंपनी का नाम ही चेंज कर देना है, कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करना है बट एक्सटर्नली, लॉसेस खत्म करके वापस से नए नाम के साथ रीस्टार्ट करना है। क्या वहां नेम चेंज नहीं होता था, कंपनी बंद नहीं होती। यहाँ कंपनी बंद होगी, नाम चेंज होगा, कंपनी पूरे लिक्विडेशन के प्रोसीजर में जाएगी पुरानी कंपनी, और वापस से नई कंपनी नए नाम के साथ रीस्टार्ट होगी, और वही लोग चला रहे हैं उसको। कौन चला रहे हैं, सेम पर्सन चला रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना बेटा। अभी An amalgamation may be of two types. एक amalgamation दो तरह का हो सकता है बेटा। amalgamation in the nature of merger और amalgamation in the nature of purchase. amalgamation in the nature of merger, amalgamation in the nature of, तो सबसे पहले तो हम ये डिफाइन करेंगे कि आपने इसको दो तरीके से कैसे डिफाइन कर रखा है। देखिए ना, एक अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कैसे डिफाइन किया जाए, कैसे डिफाइन किया जाए, परचेज कैसे डिफाइन किया जाए, और फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमने ऐसा क्यों किया, दो पार्ट में डिवाइड क्यों किया, राइट। तो एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीद रहा है, तो खरीद रहा है तो आप उसकी परचेजिंग की एंट्री करिए, उसके बंद करने की एंट्री करिए, बट हमने इसको दो तरीके से डिफाइन क्यों किया है। और बेटा ये एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। मैनेजमेंट अगर चाहता है कि अमालगमेशन मर्जर डिफाइन करे तो मर्जर को कंसीडर करेगा, मर्जर में ले जाएगा। अगर वो चाहता है कि अमालगमेशन का नेचर ऑफ परचेज हो तो परचेज में ले जाएगा, लेकिन कैसे, तो वो हमको समझना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोलेंगे बेटा, फाइल, आप इसको इधर सुनना, कोई भी गलत ट्रीटमेंट या कोई भी गलत मतलब नहीं निकाले। लाइक मर्जर का मतलब मर्ज होना, परचेज का मतलब परचेज होना। जैसे आज मैंने अभी इवेंट ली कि लाइक एक्स लिमिटेड को वाई लिमिटेड ने खरीद लिया, वो मर्जर भी हो सकता है और परचेज भी हो सकता है। ये बात समझ में, आज एक्स और वाई को एक्स और वाई ने खरीद लिया तो वो मर्जर भी हो सकता है और परचेज भी हो सकता है। एक्स वाई को जेड ने खरीद लिया तो वो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर भी हो सकता है, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज भी हो सकता है। लेकिन कैसे, तो हम क्या बोलेंगे, 5 conditions, 5 conditions, and 5 conditions should be satisfied। 5 कंडीशन और 5 कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए, पांचों की पांचों। Then an amalgamation will be treated as amalgamation in the nature of merger,
आप उसको मर्जर की नेचर का ट्रीट करेंगे। ये बात समझ में? 5 कंडीशन है और अगर पांचों की पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो अमालगमेशन क्या ट्रीट किया जाएगा इन द नेचर ऑफ, और बड़े पांचों कंडीशन आपसे पूछी जाती हैं और ये 10 नंबर में पूछी जाती है। और अगर एक भी कंडीशन डिससेटिस्फाइड है, एक भी कंडीशन, तो फिर क्या बोलेंगे उसको? तो हमें परचेज को डिफाइन नहीं करना, हमें तो मर्जर को डिफाइन करना है। मर्जर नहीं तो परचेज तो इजी। ये मर्जर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, पांचों कंडीशन में से एक भी कंडीशन डिससेटिस्फाइड है, तो फिर हम उसको क्या ट्रीट कर लेंगे? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो पहली कंडीशन क्या है? आपकी बुक में हालांकि लिखा हुआ है, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। आपका जो पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 है चैप्टर का, देखिए आप अमालगमेशन ऑफ कंपनीज का। नीचे आपको बताया गया कि अमालगमेशन मे बी ऑफ 2 टाइप्स, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ, तो हमने क्या बोला? 5 कंडीशन है। देखो वहां पर 1 2 3 4 5 पांचों कंडीशंस क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो एक अमालगमेशन क्या ट्रीट किया जाएगा बेटा? इन द नेचर ऑफ मर्जर। लेकिन अगर 5 में से एक भी कंडीशन डिससेटिस्फाइड होगी तो अमालगमेशन क्या ट्रीट किया जाएगा? इन द नेचर ऑफ परचेज। तो पहली कंडीशन क्या है, ध्यान देना, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वेंडर कंपनी are taken over by purchasing company। मतलब वेंडर कंपनी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वेंडर कंपनी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज उन्हें तो बंद कर। वेंडर कंपनी की सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज कौन ले गई? परचेजिंग कंपनी ले गई। एक भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को नहीं छोड़ा। लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, कैश, स्टॉक, क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, बोरोअर्स, डेट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, जो भी थे, सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ले गई बेटा। राइट? आया ना? लेकिन जैसे ही मान लो एक भी एसेट्स को आपने छोड़ा, लैंड बिल्डिंग छोड़ दी, नहीं ले जा रहे हो, या प्लांट एंड मशीनरी नहीं ले जा रहे, तो फिर क्या कहलाएगा? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ, अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कहलाएगा। अगर आपने एक भी एसेट छोड़ दी तो फिर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज कहलाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे? एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पे ले जा रहे हैं, मतलब जो वैल्यूज वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट में नजर आ रही थी, आपने उनको एज इट इज परचेजिंग कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाया है। हालांकि वैसे तो होता क्या है कि आप मान लो वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट में लैंड बिल्डिंग नजर आ रही है 10 लाख की, डेप्रिसिएशन लगेगा या एप्रिसिएशन होगा, लैंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ भी तो सकती है। आज मान लो जब खरीदी थी उस समय 10 लाख की, आज जब हम उसको खरीद रहे हैं उस समय उसका वैल्यूएशन 50 लाख का है। सामने वाली कंपनी तो 50 लाख लेगी, 10 लाख क्यों लेगी? बात समझेंगे? लेकिन वो ले कितनी है उससे कोई लेना देना नहीं। हम उसको हमारी किताबों में क्या दिखा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। हम उसको कितना दिखा रहे हैं? हम उसको कितना रहे 10 लाख उसकी बुक पे थी, हमारी बुक पे भी कितना दिखाएंगे? हम 10 लाख ही दिखाएंगे। हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूज में चेंज, लेकिन अगर हमने एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूज में क्या कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन समझना, 90% एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वेंडर कंपनी are agreed to become equity shareholder of purchasing company। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। आज जैसे ये वेंडर कंपनी बंद होगी, वेंडर कंपनी बंद होगी, ये वाइंड अप हो जाएगी बेटा, ये वॉलंटरी वाइंड अप होगी या कंपल्सरी वाइंड अप होगी? क्योंकि वाइंड अप दो तरह के होते हैं। अगर आपने बीकॉम सेकंड ईयर में कंपनीज को पढ़ा हो, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, या कभी भी लिक्विडेशंस के बारे में पढ़ा है, तो लिक्विडेशंस दो तरह के होते हैं। एक तो एक वॉलंटरी होता है और एक क्या होता है?
कंपलसरी होता है कि अगर कंपनी मान लो लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है, यश क्या ढूंढ रहा है किताब में, नहीं मिलेगा, इधर जान दे ये बात मेरे बोल रहा है, मैं बता दूंगा कहाँ है, अगर रेगुलरली मैं देख तो यहाँ क्या समझना है। कंपलसरी वाइंड अप क्या होता है कि जब कंपनी अपनी कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है, जैसे मिनिमम पेटेंट कैपिटल मेंटेन नहीं कर पाई, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स क्या हो गए, कम हो गए, हाँ है ना, तो आप डेब्ट को टाइम पर नहीं चुका रहे हो, तो कोर्ट एक ऑर्डर देता है कि भैया कंपनी को क्या करो, बंद करो, राइट, कंपनी लीगली ऑपरेट नहीं हो पा रही है, यही बात समझ में, तो वो तो क्या होता है कंपलसरी वाइंड अप, कंपनी को आपको अनिवार्य तौर पर कंपलसरी क्या करना, बंद करना ही, क्योंकि आप लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल, वॉलंटरी क्या होता है, अच्छी खासी कंपनी चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर होल्डर अपनी इच्छा से कंपनी को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसे केस में क्या होता है कि आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, क्या पास करना पड़ता है, स्पेशल रिजोल्यूशन का मतलब 75% शेयर होल्डर किसके, वेंडर कंपनी के कंसेंट दे दे इस बात के लिए कि कंपनी को हम बंद कर दें, ये बात समझ में। तो मैं आपसे बस इतना सा पूछना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो वेंडर कंपनी बंद होगी वो वॉलंटरी बंद होगी या कंपलसरी बंद होगी, वॉलंटरी, हम हमारा अपनी इच्छा से बिजनेस क्या कर रहे हैं, बंद करके बेच रहे हैं दूसरे को, तो 75% शेयर होल्डर तो इस बात के लिए अभी होंगे ही सही, लेकिन अगर आपको मर्जर की कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है तो कितने होने चाहिए, 90% के होने चाहिए, अग्रीड होने चाहिए, 75% तो होने चाहिए, उसमें कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर मर्जर की कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो एटलीस्ट 90% शेयर होल्डर किसके, वेंडर कंपनी के तैयार हो जाने चाहिए, किसके, परचेजिंग कंपनी के शेयर होल्डर बनने के। तो मतलब जैसे मान लो ये दो तरीके से अपन इसको बांट देते हैं, शेयर होल्डर और वेंडर कंपनी, शेयर होल्डर और वेंडर कंपनी, मतलब ये 90% से ज्यादा होनी चाहिए, इनको बोलते हैं असेंडिंग, क्या बोलेंगे, असेंडिंग, असेंडिंग मतलब who are agreed, what, एंड ये आपके 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, राइट, इनको बोलेंगे डिसेंडिंग, क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स। तो चलिए अगली कंडीशंस पढ़िएगा, क्या है यहाँ पे, परचेज कंसीडरेशन, परचेज, अब जब आप खरीदेंगे, अब जब आप, आज आप परचेजिंग कंपनी किसका बिजनेस खरीद रही है बेटा, परचेजिंग कंपनी किसका बिजनेस खरीद रही है बेटा, वेंडर कंपनी का, तो बदले में कुछ ना कुछ कंसीडरेशन तो चुकाएंगे, कंसीडरेशन के बिना नहीं खरीदेगी, तो जो परचेज कंसीडरेशन है शुड बी satisfied in the form of equity share of purchasing company to the ascending shareholder of vendor company, यही बात समझ में, मतलब जो शेयर होल्डर वेंडर कंपनी के, परचेजिंग कंपनी के शेयर होल्डर बनने के लिए तैयार हैं, उनको परचेज कंसिडरेशन में परचेजिंग कंपनी के शेयर्स ही मिलेंगे। वैसे तो देखो परचेज कंसिडरेशन में आप कैश दे सकते हो, बैंक बैलेंस दे सकते हो, आप चाहो तो अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर दे सकते हो, आप चाहो तो अपनी कंपनी के क्या दे सकते हो, प्रेफरेंस शेयर दे सकते हो, आप चाहो तो अपनी कंपनी के डिबेंचर्स भी दे सकते हो, आप कोई अदर सिक्योरिटीज या अदर एसेट भी दे सकते हो, बट हमने क्या बोला, परचेज कंसिडरेशन शुड बी satisfied in the form of इसके परचेजिंग कंपनी के इक्विटी शेयर, ऐसे नहीं किसी और कंपनी के इक्विटी शेयर दे दो, आपके पास पड़े तो उठा के दे दिया आपने जेड कंपनी के, वो नहीं करना, आपको खुद ही की कंपनी के इक्विटी शेयर देने हैं, किनको, इक्विटी शेयर होल्डर्स, 90%, जो डिसेंडिंग वो तो वैसे ही शेयर होल्डर बनने के लिए तैयार नहीं, वो तो वैसे मेरे मांगेगी भाई, जो राजी नहीं है क्या वो शेयर लेगा क्या, वो तो वैसे ही क्या करेगा, किसी दूसरे फॉर्म में अपना परचेज कंसीडरेशन क्या करवाएगा, सेटिस्फाइड करवाएगा, जो अग्रीड है उनको क्या करना है, आपको शेयर्स देना है, आपको उनको अदर सिक्योरिटीज नहीं देनी है, राइट। और एक लास्ट कंडीशन यहाँ पर क्या है, इंटेंशन टू कैरी ऑन सेम बिजनेस, आप सेम बिजनेस को कैरी ऑन करने की इंटेंशन रखें, बात समझ में नहीं, मान लो कोई नामी कंपनी है, अपना बिजनेस बेच रही है, नाम की तो गुडविल है,
आपने उसका बिजनेस खरीद लिया, राइट, आपने जो बिजनेस खरीदी वो कराई नहीं, आप उसके नाम से कोई दूसरा बिजनेस करने लगते हो, उसकी नेम की गुडविल को आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ऐसा काम नहीं करेंगे आप। आपको सेम बिजनेस को ही क्या करना है, कैरी ऑन करना है। हाँ, अगर ऐसा करते हो तो मना नहीं है, फिर अमालगमेशन क्या ट्रीट किया जाएगा इन द नेचर ऑफ परचेज ट्रीट किया, ठीक है। 2 मिनट और देखे जाने। तो ये 5 कंडीशन है। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वेंडर कंपनी आर टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी एट बुक वैल्यू। 90% shareholder of vendor company are ready to become shareholders of the purchasing company, and purchase consideration should be satisfied in the form of equity share of the purchasing company to the ascending shareholder of the vendor company and intention to carry on same business। अब सुनना, इन 5 कंडीशन के कुछ एक्सेप्शन है, 5 में से कुछ कंडीशंस के क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब कंडीशन डिससैटिस्फाइड हो रही है फिर भी आप उसको मर्जर ही ट्रीट करेंगे, तो वो एक्सेप्शन क्या है, सुनना। पहली कंडीशन, इसका एक्सेप्शन क्या बनना चाहिए बताओ। ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वेंडर कंपनी आर टेकन ओवर बाय परचेजिंग कंपनी, का एक्सेप्शन क्या बनना चाहिए कि अगर किसी एसेट एंड लायबिलिटीज को छोड़ दे तो भी मर्जर कहलाएगा क्या। तो हमने कहा ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपको सारी एसेट एंड लायबिलिटीज ले जानी ही पड़ेंगी। तो पहली कंडीशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। दूसरी कंडीशन किस पे ले जानी है, तो बुक वैल्यू को चेंज कर दे तो भी मर्जर कहलाएगा क्या, ऐसा कोई एक्सेप्शन है। हमने कहा है अगर कोई प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट है, क्या है प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, मतलब पिछले सालों की कोई गलती, एरर, ओमिशन, भूल, उसकी वजह से अगर किसी एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यूज क्या हो रही है, चेंज ड्यू टू प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट, तो पिछले साल की कोई एरर है, ओमिशन से, उसकी वजह से एसेट एंड लायबिलिटीज की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज, तो कर सकते हैं। मान लो आपने एक मशीनरी खरीदी थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर था, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर लिया, जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक किया, एसेट्स का वैल्यूएशन किया तो मशीनरी पाई गई, राइट। ड्यू टू इंश्योर यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज को इंश्योर करने के लिए, अकाउंटिंग पॉलिसीज को इंश्योर करने के लिए आज जैसे मान लो जो मशीनरीज थी उन पर वेंडर कंपनी डब्ल्यूडीटी मेथड से डेप्रिसिएशन लगाती थी 10% डब्ल्यूडीटी। हम स्ट्रेट लाइन लगाते हैं सेम टाइप ऑफ एसेट्स पे, तो हमने उसको स्ट्रेट लाइन डेप्रिशिएट करके दोबारा से वैल्यू किया, ऐसे वैल्यूएशन क्या है कर सकते हैं। या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या, जैसे अगर हम बात करें बेटा पहले से डिसाइडेड था, जैसे आज जब भी हमने वेंडर कंपनी ने अपने डिबेंचर होल्डर को बोल रखा था कि जब भी हम आपको रिडीम करेंगे या कन्वर्ट करेंगे, नए डिबेंचर देंगे 5% प्रीमियम पे देंगे, इस पे देंगे। अब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी की सारी एसेट एंड लायबिलिटी ले जा रही है, उनके डिबेंचर भी ले जा रही है, उन डिबेंचर के बदले नए डिबेंचर जाएंगे, तो क्या तय था, 5% ज्यादा मिलेगा, पहले से डिसाइडेड था। तो 1 लाख के बदले 1,05,000 दिए, लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, चेंज बढ़ गई, तो ऐसे चेंजेस क्या है अलाउड है। लेकिन आपने चेंजेस किया, मान लो ये फर्नीचर वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट में नजर आ रहा था 1 लाख रुपए का, हमने कहा नहीं तो इसके 70,000 रुपए देंगे, कोई कारण नहीं है, हम उसको खरीदने के पर्पस से वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो फिर वो मर्जर के लिए अलाउड नहीं है। ये बात समझ में, आप यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसीज को इंश्योर करने के लिए, प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से उसकी वजह से एसेट्स एंड लायबिलिटीज को वैल्यूज को क्या कर रहे हैं आप, चेंज कर रहे हैं, अलाउड है। फिर आगे चलें, एटलीस्ट 90% शेयरहोल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी आर एग्री टू बिकम द शेयरहोल्डर्स ऑफ द परचेजिंग, इसके भी एक्सेप्शन है, इनमें उन शेयरहोल्डर्स को काउंट नहीं करना। जैसे मान लो आज परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के पहले से ही शेयर सेल कर रखे थे 10% पहले से ही एंड कर रहे थे, तो एक बात बताओ, वो तो हमेशा राजी हो जाए ना, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर कंपनी को खरीदने के लिए तैयार है तो हमारे पास ही शेयर है, तो हम तो एग्रीड है। या परचेजिंग कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, कोई एसोसिएटेड कंपनी है जिसमें परचेजिंग कंपनी का क्या है
कंट्रोल है, उसने शेयर खरीद रखे किसमें, वेंडर कंपनी में, तो उनका कंट्रोल तो किसका है, परचेजिंग कंपनी का। तो वो तो हमेशा राजी होंगे ना, क्या वो अग्री डिसएग्री हो सकते हैं क्या, वो तो हमेशा अग्री है। तो आप जब 90% कैलकुलेट करेंगे तो उन शेयर्स को छोड़ देंगे, उन शेयर्स को जो कि ऑलरेडी परचेजिंग कंपनी ने हैंड कर रखे, या उसकी सब्सिडरी कंपनी ने, या उसकी कोई एसोसिएट कंपनी है उसने ऐड करके, जिसपे कंट्रोल किसका है, परचेजिंग कंपनी का। किसका कंट्रोल है, परचेजिंग कंपनी का, क्योंकि वो तो हमेशा एग्री होंगे। तो उनको छोड़ के फिर बचे हुए शेयर्स का 90% निकालेंगे। कोई दिक्कत, समझ में आई बात। फिर आगे चलो, परचेज कंसीडरेशन शुड बी सेटिस्फाइड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी टू द असेंडिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी, एक्सेप्शन fraction part may be paid in cash। आप फ्रैक्शन पार्ट किसमें दे सकते हैं, कैश में दे सकते हैं। अभी फ्रैक्शन पार्ट कैसे निकालना ध्यान रखना। आज ये वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट है बेटा, ठीक है, ये वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट है, नजर आ रहा है 10,000 शेयर्स, एक शेयर 10 रुपए का, 1 लाख रुपए की वैल्यू है। मार्केट प्राइस, वेंडर कंपनी की शेयर्स की मार्केट प्राइस है 10 रुपए, कैश फ्लो वेंडर कंपनी की शेयर्स की मार्केट प्राइस है 6 रुपए, और परचेजिंग कंपनी की मार्केट प्राइस कितनी है, 12 रुपए मार्केट प्राइस। एक बार बताओ 10,000 शेयर्स का पेमेंट कितने रुपए से करोगे, 10,000 शेयर्स का पेमेंट कितने रुपए से करोगे, हमने कहा तो उसकी मार्केट प्राइस है उसी से तो दोगे आप। हमने कहा 10,000 इंटू 6 कितना, 60,000 रुपए देने। अगर मैं नगद में दूंगा तो 60,000 दूंगा, लेकिन मैं बदले में क्या दे रहा हूँ, मेरा शेयर दे रहा हूँ, मेरे शेयर की वैल्यू कितनी है, 12 रुपए। तो मेरे 12 से डिवाइड किया तो 5,000 शेयर निकल कर आए। मतलब आप 5,000 शेयर दे रहे हो कितने के बदले, 10,000 शेयर्स के बदले। सामने वाली कंपनी के 10,000 शेयर्स के बदले दे रहे हो 5,000 शेयर। मतलब एक शेयर दोगे कितने के बदले, क्योंकि हमारी मार्केट प्राइस क्या है, ज्यादा है, तो आधे शेयर देके काम चल जाएगा। अब मान लो जिस पर एक्स है उनके पास 35 शेयर है, 35 शेयर है, तो 2 के बदले 1, 17.5 शेयर है ना। अब 17.5 शेयर कैसे दे, या तो 17 दोगे या ये तो आधा पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट है, इसका पेमेंट आपको किसको करना पड़ेगा, कैश में दे रहा हूं। तो दे तो आप शेयर ही रहे हो, बट क्या निकल रहे हैं, एक्सचेंज रेशियो की वजह से फ्रैक्शंस निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं, तो उस फ्रैक्शंस को आपको कैश में पेमेंट करना है। यही बात समझ में। तो चलिए आप पेज नंबर जो चैप्टर है, पेज नंबर उसका सेकंड निकालिए, मैं बता दूं आपको कहां पर दे रखी है, सब लिखा हुआ किताब में, आ जाओ तो बता दूं कहां पर है, आ जाओ। ये रहा, ये 5 कंडीशन है बेटा, पूरी की पूरी है। वन टू 3 4 5 पेज नंबर 2 से 3 पर जाएंगे जब आपको मिल जाएंगी। तो एक बार इसको घर पे वापस से रिवाइज करना है, और फिर कल मैं एक बार वापस से रिकॉल करा के 5 कंडीशन फिर आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। बुक से बनाना है, ऐसे भी नोट्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक ही बात है।